Hello students of class 10th, we are on the chapter Golden India Ancient Time to AD 1206 है ना। चैप्टर पे थे हम लोग, पार्ट नंबर 15 पे आ गए। हम लोगों ने गुप्त डायनेस्टी के सारे रूलर्स के बारे में पढ़ लिया था। लास्ट था स्कंदगुप्त, उसके बारे में पूरा हो गया था। अब हम गुप्त डायनेस्टी को भी पूरा कर लेंगे। जो अब दो टॉपिक बाकी हैं, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी और लास्ट है गुप्त सोसाइटी। ये दो गुप्त जो उस टाइम साम्राज्य था उसके बारे में हमें समझाता है। देखिए इनका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, हम देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये कल्चरल एडवांसमेंट तो, ये कल्चरल अचीवमेंट तो ये चीज़ बताएगा कि उस टाइम लोग किस तरह का, उनका कल्चर क्या था, किसकी पूजा करते थे, कैसे मंदिर की मूर्तियाँ मिली हैं वहाँ पे, बुद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित था, ऐसे है ना। यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ वगैरह आप पढ़ते हैं। गुप्त सोसाइटी लोगों के कल्चर के गुप्त सोसाइटी लोगों के डिवाइडेशन के बारे में बताया, कैसे सोसाइटी डिवाइड हो रही थी, 4 वर्ड में डिवाइड हो रही थी। विमेन की वैल्यू कैसी थी, है ना। तो इस चीज़ों के बारे में तो पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। लिखते जाइए और हम समझते भी रहेंगे इसको। आज गला मेरा। कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ गुप्त डायनेस्टी, इसमें लिखिए गुप्त एम्परर फॉलोड द वैदिक रिलीजन। गुप्त एम्परर फॉलोड द वैदिक रिलीजन, जो फर्स्ट लाइन में लिख रहा है ना, सेकंड पार्ट है, गुप्त एम्परर फॉलोड द वैदिक रिलीजन। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। समुद्रगुप्त एंड कुमारगुप्त फर्स्ट ऑल्सो परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ। दे ऑल्सो इनकरेज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब देखिए 3 लाइनों से क्या पता लग रहा है हमको, वैदिक रिलीजन अपनाते थे, पुराना जो वेद वाला वेदों का समय था, ठीक है, ऋग्वेद वगैरह जो हमारे पुराण थे उनके बारे में। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में पता लगता है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, ठीक है। ये लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों धर्म को एनकरेज करते थे, है ना। देखिए इन राजा महाराजों की खास विशेषताएं क्या थी, जैसे हमने अशोक के बारे में पढ़ा था, इनका धर्म क्या है वो अलग चीज़ है। और मैंने कल भी बताया था, इसमें लास्ट उसमें भी बताया था मैंने पार्ट में, हमारा धर्म क्या है ये बात अलग है, लेकिन हमें हर धर्म की इज्जत करना आना चाहिए, है ना। तो वही बात है कि उनका धर्म हिंदू था, लेकिन फिर भी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की इज्जत करते थे। क्यों इन 2 धर्म का ही नाम लिया गया सिर्फ? क्योंकि इस समय पर यही धर्म आए थे। देखिए ये लगभग समय है 467 AD। इस्लाम 6th सेंचुरी में आया है भारत में, इस्लाम, है ना। इस्लाम की एंट्री लेट हुई है, तो वहाँ अभी इस्लाम का इस वजह से इसमें जिक्र नहीं है। बुद्धिज्म जैनिज्म सबसे पुराने धर्म है जो हिंदू धर्म से अलग हो गए थे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए ना, ऊपर से बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदू धर्म से टूट के बने हैं, ठीक है। कुछ हिंदू धर्म के रिचुअल्स से जो उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने अपने धर्म बना लिए, ठीक है। तो दे ऑल उनको भी वो इनकरेज करते थे हिंदू धर्म के साथ साथ, दे ऑल्सो इनकरेज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइनीज ट्रेवलर फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड। देखिए एक चाइनीज ट्रेवलर था फाहीन, वो गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड जब राजा था उस समय पे इंडिया आया और इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिख के गया, जिसे हम आज भी यूज करते हैं, है ना। 2-3 ही थे ऐसे जो लिख के गए, जिनका मेन नाम चलता है। एक तो इब्न बतूता, आप लोगों ने सुना होगा, है ना, वो फाहीन, ठीक है। एक हर्षवर्धन के समय आएगा, मैं थोड़ा नाम मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, वो तो ट्रेवलर्स का राजा कहलाता था, वो सबसे ज़्यादा बार इंडिया ट्रैवल करा और रहा भी सही यहाँ पे, है ना। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वो ट्रेवलर्स थे जो विदेश से आए और भारत की हिस्ट्री को समझा और लिख के गए। द चाइनीज ट्रेवलर फाहीन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड। वी केम टू नो दैट गुप्त एम्पायर वॉज पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस, वेयर क्राइम वॉज लेस एंड टैक्स बर्डन वॉज ऑल्सो लो। हमको क्या पता लगता है, गुप्त एम्पायर बहुत खुशहाल था, बहुत समृद्ध था, क्राइम बहुत कम थे, अपराध बहुत कम हो गए थे, उस समय पे अपराध नहीं होते थे, और टैक्स का बर्डन भी लोगों पे कम था, यानी कि लोग खुश थे, प्रॉस्पेरस थे, अपने राजा से, गुप्त एम्परर से खुश थे, क्योंकि टैक्स का बर्डन भी नहीं था, क्राइम्स खत्म हो गए थे, है ना, इसलिए प्रॉस्पेरस बना गया है। इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज संस्कृत। कौन सी लैंग्वेज कोर्ट्स में बोली जाती थी? संस्कृत, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत। इन दिस पीरियड आर्यभट्ट, वारामीर एंड ब्रह्मगुप्त मेड अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी। आप लोगों ने आर्यभट्ट का नाम सबने सुना है, जीरो का आविष्कार किया था आर्यभट्ट ने, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। वारामीर, ब्रह्मगुप्त, ये भी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह थे। इनके गुप्त एम्पायर के समय पे सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी इनको मिली। एक तरह से गुप्त एम्पायर ने राह दी, इनका डेवलपमेंट किया, इन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपनी बात को रखें, है ना। आर्यभट्ट तो पहले भी आर्यभट्ट ही थे, लेकिन औरों के साम्राज्य में वो इतना फल फूल नहीं पाए और उन्होंने वो मौका नहीं दिया। तो इससे हम पता लगता है गुप्त एम्पायर का कल्चर कितना एडवांस था। उन्होंने दूसरों को मौका दिया कि ठीक है आर्यभट्ट हैं, वो अपने मैक्स की कोई चीज़ ऐसी बताना चाहते हैं जो पूरे विश्व के काम आ सकती है, तो उन्हें मौका दिया गया। ऐसे वारामीर और ब्रह्मगुप्त भी बड़े एस्ट्रोलॉजर बन के उभरे, ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने सोसाइटी को दिया। इसके बाद हम लिखेंगे डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड ओनली। डेसिमल
इतना लिख लीजिए, डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड, है ना, डेसिमल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। डेसिमल सिस्टम वही जो पॉइंट्स का सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, डेसिमल्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ होते हैं, है ना, जो आपके मैथ्स का पार्ट है, वो भी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस किया गुप्ता एम्पायर, है ना। फिर लिखेंगे द 80 फीट हाई ब्रोंज स्टेचू ऑफ बुद्ध फाउंड एट नालंदा एंड द 7.5 फीट ब्रोंज स्टेचू ऑफ बुद्ध फाउंड एट सुल्तानगंज। बिल्कुल लास्ट टाइम पे आ जाएंगे। द 80 फीट हाई ब्रोंज स्टेचू ऑफ बुद्ध फाउंड एट नालंदा एंड 7.5 फीट ब्रोंज स्टेचू ऑफ बुद्ध फाउंड एट सुल्तानगंज। दो बुद्ध की मूर्तियां मिली, एक तो 80 फीट और एक 7.5 फीट। 80 फीट तो वहाँ मिली नालंदा में और 7.5 फीट सुल्तानगंज में, है ना। तो ये पता लगता है कि मूर्तियां बनाने में भी ये लोग विश्वास रखते थे। उस टाइम मूर्तियां भी स्थापित बुद्ध की गई थी। ज़्यादा बुद्ध धर्म का इसमें ज़्यादा वो लगता है, लेकिन मानते हर धर्म को थे, हर धर्म की इज्जत करते थे। मैथमेटिशियंस को बहुत उस टाइम बढ़ावा दिया इन लोगों ने। संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है, बहुत प्रॉस्पेरस था, क्राइम्स कम थे, टैक्स बर्डन कम था, ठीक है। ये हमने कल्चरल एडवांसमेंट पढ़ा, अचीवमेंट पढ़ा गुप्त डायनेस्टी का। फिर लिखेंगे गुप्त सोसाइटी। अब गुप्त सोसाइटी कैसे बटी हुई थी? गुप्त सोसाइटी में लिखेंगे द गुप्ता सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णस एंड द ब्राह्मण ऑक्यूपाइड द हाइएस्ट प्लेस। देखिए आप लोगों ने 4 वर्ण सुने होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सुने हैं चारों आपने? ब्राह्मण जो पूजा करता था, जिसे महान माना जाता था, वैश्य, हाँ पहले ब्राह्मण, हाँ वैश्य भी सुन लीजिए, बिजनेसमैन जो बिजनेस करता, ट्रेड करता था, क्षत्रिय जो युद्ध लड़ता था, राजपूत जिसे आज के नाम में बोला जाता था, या जैसे मान लीजिए राजा महाराजा होता है वो क्षत्रिय जो युद्ध लड़ेगा, और शूद्र जिसे छोटी कास्ट का माना जाता था, जैसे झाड़ू लगाने वाले जो बैगर्स वगैरह, छोटे उसमें आया, दलित मानते थे उनको, है ना, छोटी लाश मानते थे, सॉरी। तो धर्म को, वर्ण को ऐसे बांट रखा था, ठीक है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, ठीक है। तो ब्राह्मण ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट प्लेस। तो आप लोगों ने बचपन में सुना, ब्राह्मण को सबसे ऊंची प्लेस दी गई है पुराणों में कि ब्राह्मण की पूजा करता है, यज्ञ करता है, उसके बिना कोई काम पूरा ही नहीं हो सकता, ऐसा मानते थे पहले, तो इसलिए वो सबसे ऊंचा है। ब्राह्मण ऑक्यूपाइड द हाईएस्ट प्लेस। स्टडी, टीचिंग, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ एंड एक्सेप्टिंग आर्म्स एंड चैरिटी वर देयर ड्यूटीज। इनका काम क्या है? पढ़ाई लिखाई, टीचिंग, यज्ञ करवाना, आर्म्स एक्सेप्ट करना मतलब कि दान दक्षिणा, है ना। ALMS लिख रहा है, L साइलेंट होता है उसमें, आर्म्स बोलते हैं। काम क्या है? दान दक्षिणा लेना और चैरिटी, ये इनके काम थे। क्षत्रिय का काम क्या था? द ड्यूटी ऑफ क्षत्रिय वॉज टू प्रोटेक्ट द किंगडम एंड द स्टेट। क्षत्रिय काम युद्ध लड़ना था कि वो किसी भी बाहरी आक्रमण से, किसी भी युद्ध से पूरे स्टेट को, किंगडम को बचाएगा, क्षत्रिय का काम था। द टास्क ऑफ वैश्य वॉज टू प्रैक्टिस कॉमर्स while the शूद्र was the provider of services. The task of a वैश्य was to practice commerce while the शूद्र was the provider of services. ठीक है, वैश्य का काम क्या था? कॉमर्स मतलब कि बिजनेस करना, और शूद्र का प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, वो एक तरह से नौकर का काम करेगा इन सब के लिए, इन तीनों का नौकर है वो, है ना। उसे ना शिक्षा के अधिकार थे, ना इनके साथ बैठ उठ सकता था, ना मंदिर में घुसने देते थे उसको, है ना। तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो चलता आ ही रहा है ना। बोलना आसान है, लेकिन आज भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ और वो चल रहा है अभी भी। हालांकि भारत के संविधान में एक अपराध माना जाता है कि आप कोई किसी प्रकार का हम डिस्क्रिमिनेशन कास्ट या धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, है। फिर इसमें लिखेंगे आप लोग, द विमेन हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। द विमेन हैड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। द प्रेजेंस ऑफ अ विमेन बाय द साइड ऑफ हर हस्बैंड वॉज कंपल्सरी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिलीजियस रिचुअल। फीमेल एजुकेशन वॉज इन ट्रेंड एंड देयर वॉज नो व्हील और पर्दा सिस्टम। देखिए ये बात पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगेगा। विमेन की हालत गुप्त पीरियड में बहुत अच्छी थी, ठीक है। क्यों अच्छी थी? उनकी इंपॉर्टेंट प्लेस थी। पहली बात तो कोई भी रिलीजियस रिचुअल हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, कोई भी पूजा हो रही है धार्मिक, उसमें विमेन की उपस्थिति जरूरी थी। अगर एक मैन बैठेगा तो उसके साइड में उसकी वाइफ, उसकी विमेन अर्धांगिनी भी उसके साथ बैठेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अच्छा ये कंपलसरी था कि बैठनी चाहिए। फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया था, फीमेल को गर्ल्स को स्कूल भेजा जाता था, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था, है ना। चेहरे को ढकने की कोई प्रथा नहीं थी, जो रूढ़िवादी सोच है कि एक विमेन को तो अपना चेहरा ढका ही रहना चाहिए, है ना, वो सोच उस टाइम पे प्रिवेल नहीं करती थी। तो गुप्ता एम्पायर थोड़ा एडवांस था, आप लोग इस चीज़ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देयर वाज नो व्हील और पर्दा सिस्टम। फिर लिखेंगे, विमेन हैव बीन पोर्ट्रेट इन एन आइडियल स्टेट इन गुप्त लिटरेचर। देखिए वही बात आई कि गुप्त के जो लिटरेचर है उसमें भी विमेन की पोजीशन आइडियल बताई गई है, अच्छी बताई गई है कि इस सिचुएशन से हमको सीखना चाहिए कि ऐसी एक विमेन की सिचुएशन होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, हिस्ट्री में विमेन की जो पोजीशन है ना, वो आप यूँ नहीं कह सकते उठ रही है, वो कंटिन्यू गिरी रही है, ठीक है। विमेन की सिचुएशन पहले बहुत अच्छी थी एज कम्पेयर टू हम जब आगे आते जा रहे हैं। अब सिचुएशन अच्छी नहीं होगी विमेन की धीरे धीरे करके।
हाँ ठीक है, फिर वो जब ये सब खत्म हो जाएगा और आज़ादी मिल जाएगी, इतने आगे तक की बात आ जाएगी, तब अलग फेज़ आएगा, उसमें हम अलग डिस्कशन होगा उसका। लेकिन हम माने कि राजा महाराजाओं का काल जब तक मॉडर्न इंडिया नहीं आया, ठीक है, जब तक मॉडर्न इंडिया नहीं आया तब तक की बात है। ये विमेन की सिचुएशन जो शुरुआत से थी और जब बाद तक थी, लगभग 12 से 13 सेंचुरी तक, जब दिल्ली सल्तनत पे कब्जा हो जाता मुगलों का, उससे पहले तक, अच्छा सॉरी, मुगल तो 1500 कुछ में आए, 1526 में, लेकिन फिर भी दिल्ली सल्तनत पे कब्जा हो जाता है, लोधी वगैरह आ जाते हैं, खिलजी डायनेस्टी आती है। उससे पहले तक की बात करें तो विमेन की स्टेटस तो गिर ही रहा था, कंटिन्यू बढ़ नहीं रहा था, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन गुप्त एम्पायर में अच्छा था। इन द केस ऑफ नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड बिलोंग टू द विमेन। इन केस ऑफ नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड बिलोंग टू द विमेन। अगर मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, अब उसको कोई मेल चाइल्ड नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसको मिल जाएगी? उसकी वाइफ को मिल जाएगी, है ना। तो इस तरह से भी स्टेटस उनको सुधार रखा था कि ठीक है, आप अपने पति की प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा रखती हैं, पति के साथ आप कोई रिलीजियस रिचुअल होगा उसमें बैठेंगी, एजुकेशन का आपको पूरे राइट है, आपको अपना चेहरा नहीं देखना होगा समाज की वजह से, है ना। देखिए, देखने वाला तो कहते हैं ना कि समाज की सोच तो कभी नहीं बदल सकती, है ना, तो चेहरा ढकने से क्या होगा। तो उस गुप्त एम्पायर ये मानता था, तो इस वजह से उसने इस सिस्टम को बंद कर दिया था, ठीक है। तो ये आपका गुप्त सोसाइटी और कल्चरल अचीवमेंट और गुप्त डायनेस्टी दोनों पूरा हो जाता है। कितना अच्छा, मतलब हमने देखा कि गुप्त डायनेस्टी कितनी अच्छी तरीके से वो थी। हाँ, बस वो थोड़ा ऊपर जो ब्राह्मण वैश्य शूद्र और वो वाला था, वो थोड़ा हम खोट मान सकते हैं, लेकिन वो तो चल ही रहा था, किसी को उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं लगी, वो तो बाद में आगे सिस्टम्स बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का गुप्त डायनेस्टी पूरा हो जाता है। वर्धन डायनेस्टी हम लोग पार्ट नंबर 16 से करेंगे। थैंक यू।